कहानी के शुरुआत में हमें स्पेस में आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिखाया गया, जहां मिरांडा नामी लड़की बताती है कि आज पिलग्रिम कैप्सूल टोटल अपने 8 महीने पूरे करने के बाद मार्स से सैंपल लेकर वापस आ रहा है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि यह पिलग्रिम कैप्सूल स्पेस में कुछ मलबों के टकराने की वजह से डैमेज हो चुका है और उसी कारण यह अपनी दिशा से भटक गया। इसीलिए इनकी टीम के 6 लोगों में से एक एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम रोरी था, उसे स्पेस सूट पहनाकर स्टेशन से बाहर भेजा गया। दरअसल उस पिलग्रिम कैप्सूल को स्टेशन में लगा हुआ रिमोट आर्म से पकड़ना था। स्पेस के बाहर से रोरी पिलग्रिम कैप्सूल को आते हुए देख लिया था, लेकिन उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी कि तभी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए पिलग्रिम कैप्सूल रिमोट आर्म से जोर से टकरा जाती है, जिससे अब पूरा स्पेस स्टेशन हिलने लग जाती है। सारे एस्ट्रोनॉट घबरा जाते हैं। तभी रोरी देखता है कि रिमोट आर्म ने उस पिलग्रिम कैप्सूल को पकड़ लिया है। यह देखकर सभी काफी खुश हो गए। इसके बाद सभी सैंपल्स को एकत्रित करके सभी पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उन्हीं में से एक ह्यूग नाम का एक एस्ट्रोनॉट मार्स के एक सेल पर काम करने लगा। उसे एक छोटे से बॉक्स के अंदर उस सेल को रखकर उसके अंदर सभी ग्रह का ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वो मार्स से आया हुआ सेल जीवित हो जाए और वो मूव करने लगे। लेकिन यह अजीब सा दिख रहा सेल जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं देती, और जब ऐसा नहीं होता तो अब ह्यूग एक अलग एटमॉस्फेयर को यूज करने जाता है। दरअसल यह एटमॉस्फेयर प्रोटेरोजोइक ग्रह का था, जो मार्स से बिल्कुल भी अलग है। जैसे ही उसके अंदर इस वाले ऑक्सीजन को छोड़ा गया, उस सेल में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। यह देखकर उन 6 के 6 एस्ट्रोनॉट का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मगर इस कहानी का असली खेल तो अब शुरू होगा। इनके साथ यहाँ एक चूहा भी आया था, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था। आज पिलग्रिम मिशन 7 में इन्हें टोटल यहाँ 12 दिन हो चुके हैं। आज से 12 दिन पहले दिख रहा सेल अब बहुत ही अजीब तरह से दिखने लगा है। उसकी शरीर का ढांचा बहुत ही अजीब तरह से बढ़ रहा था। इवन वो इंसान के मुकाबले में 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ह्यूग नामी एस्ट्रोनॉट, उस सेल का नाम दरअसल कैल्विन रखा था। ह्यूग उस सेल को देखकर समझता है कि उसके सारे सेल के अंदर नर्व सेल मौजूद है, जिससे उसका पूरा सेल एक साथ काम कर रहा था। इवन यह सेल आगे बढ़ता है मगर पीछे नहीं जाता। उसी दौरान पहली बार उस सेल के अंदर से विंग जैसा उसके 2 हाथ निकल आते हैं। रात के दौरान शो नाम का एस्ट्रोनॉट सभी को अपना हाल ही में जन्म ली हुई बच्ची को दिखाया, जिसे सभी उसे बधाइयां देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और साथ में यह सेल एक छोटे क्रिएचर में बदलना शुरू हो गया था। अगले सीन में पिलग्रिम मिशन 7 25वां दिन अचानक पूरा स्पेस स्टेशन का इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो गई। दरअसल ह्यूग, जिसके अंदर अपना हाथ डालकर उस क्रिएचर को छू रहा था, वही खराब हो गया था, जिससे स्पेस स्टेशन का अलार्म एक्टिवेट हो गया। अगले सीन में मिरांडा बताती है कि कैल्विन यानी दूसरी ग्रह का जीव क्रिएचर एक्टिव से अब इनएक्टिव हो चुका है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। इसलिए अगले सीन में ह्यूग उस क्रिएचर को जगाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन प्रोब से जैसे ही शॉक्ड दिया, अचानक क्रिएचर ह्यूग का हाथ ही पकड़ लिया और स्टिम्युलेशन प्रोब को बहुत ही आसानी से तोड़ भी दिया था। उसकी पकड़ाव इतना मजबूत था कि ह्यूग का हालात खराब होने लग जाती है। उसने अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश जैसे ही की, क्रिएचर अपने सेल से ग्लास को पकड़कर उसके हाथ को पहले से 10 गुना ज्यादा तेजी से दबाने लगा और उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ने लगा। पहले उसके एक उंगली को मरोड़कर तोड़ा, फिर उसके हाथ के सारे उंगलियों को किसी लकड़ी की तरह तोड़ने लगा। अब वो क्रिएचर काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सभी एस्ट्रोनॉट बाहर से ही उसे तड़पते हुए देखते रह गए। उसके हाथ को तोड़ने के बाद क्रिएचर उसे छोड़ देता है, जिससे ह्यूग दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। तभी रोरी देखता है कि क्रिएचर उसी स्टिम्युलेशन प्रोब को लेकर उस क्लैंप यानी हाथ को सेफ्टी के लिए यूज करने वाले ग्लव्स को फाड़कर बाहर निकल गया और सीधा उस चूहे के पास चला जाता है। जैसे ही चूहा उसे काटने की कोशिश की, अचानक उसके ऊपर झपटकर उसके हड्डियों के साथ उसके पूरे बॉडी को खाने लगा। उसी टाइम अचानक रोरी दरवाजे को खोलकर ह्यूग को अंदर ले लेता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए क्रिएचर ने देख लिया था। बाहर निकलने से पहले ही वो रोरी के पैर से चिपक जाता है। ऐसा होते ही फौरन से डेविड ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि क्रिएचर अंदर ना आ सके। इसीलिए अब रोरी उसे अपने पैर से उस क्रिएचर को हटाने के लिए हाई इंटेंसिटी लैब लाइट से उसके बॉडी पर लगाता है, जिससे कैल्विन यानी क्रिएचर उसके पैर को छोड़कर इधर उधर भागने लगा। इवन उसे मारने के लिए रोरी कैल्विन को आग से जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था और उल्टा कैल्विन कोने में जाकर छुप जाता है। अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अभी मिरांडा उसे अलर्ट कर पाती। कैल्विन रोरी के पीछे से आकर उसके चेहरे पर
चिपक गया इवन। वो बहुत ही तेजी के साथ क्रिएचर रोरी के मुंह के रास्ते उसके पेट के अंदर जाने लगा। रोरी उसे पकड़ने की काफी प्रयास करता तो है, लेकिन कैल्विन इतना शिल्की था कि उससे वो पकड़ा नहीं जाता और देखते ही देखते वो उसके पेट के अंदर जाकर उसके पूरे अंगों को तोड़ने लग जाता है। रोरी अपने पेट के अंदर टूट रहे अंगों से तड़पने लग गया। उसके मुंह से खून निकलने लगे। यह देखकर मिरांडा और उसके सारे साथी दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब कैल्विन रोरी के पेट के अंदर का अंगों को काफी बुरी तरह से खा रहा था। उसी टाइम जीरो ग्रेविटी में तैर रहा फायर एक्सटिंग्विशर स्टेशन के फायर डिटेक्टर स्मोक अलार्म सिस्टम से टकरा जाता है, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो गया। डेविड और शो फौरन से उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अब कैल्विन यानी क्रिएचर रोरी के मुंह के रास्ते बाहर निकला, जिसे देखकर मिरांडा दंग रह जाती है, क्योंकि वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो पूरी स्टेशन में ना फैल जाए। मिरांडा सभी स्मोक फायर डिटेक्टर को बंद करने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन फिर भी कैल्विन किसी तरह एक ऑनेक्टोपस की तरह उस आखिरी वाले डिटेक्टर के अंदर चला गया। अब बिल्कुल भी इन्हें नहीं पता कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन में कैल्विन यानी वो एलियन कहाँ होगा। रोरी के मरने की खबर धरती तक भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन पता चला कि पीलग्रिम कैप्सूल टकराने की वजह से उनका ट्रांसमीटर पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसे बाहर से ही रिपेयर किया जा सकता है। और अगर धरती से कांटेक्ट बनाना है तो इन्हें किसी एस्ट्रोनॉट को बाहर जाकर उसे ठीक करना होगा। इसीलिए अब सभी एकातेरिना नाम की एस्ट्रोनॉट, जिसे अक्सर कैट कहकर बुलाया जा रहा था, उसे स्पेस सूट पहनाया गया और उसे स्पेस के बाहर ट्रांसमीटर को ठीक करने भेज दिया गया। उसी दौरान कैट को लगा कि कैल्विन कूलेंट के अंदर चला गया होगा, इसीलिए जैसे ही उसने उसे खोला, अचानक कैल्विन उसी कूलेंट के अंदर से निकलकर कैट के सूट को पकड़ लिया। यहाँ मिरांडा देखती है कि कैल्विन यानी एलियन अब बहुत ही बड़ा हो चुका है, मतलब उसकी बढ़ने की गति काफी तेजी से बढ़ रही है। कैल्विन कैट के बॉडी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूट की मजबूती की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। इवन यह भी बात सोचने वाली थी कि स्टेशन के बाहर स्पेस में उसे कुछ नहीं हो रहा था, जबकि इंसान या धरती का कोई भी जीव अगर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो उसकी बॉडी 15 सेकंड में फ्रिज हो जाएगा। यह देखकर डेविड कैट को एयरलॉक के अंदर जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि डेविड अब उसे जान से मारने वाला था। लेकिन भागते हुए कैट देखती है कि उसके शूट के अंदर से ढेर सारी लिक्विड निकलने लगे हैं। दरअसल कैल्विन ने जब उसके पैर को मरोड़ रहा था, उसी टाइम शूट के अंदर का कूलेंट लूप को तोड़ दिया, जिससे अब उसके हेलमेट के अंदर लिक्विड भरना शुरू हो गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इतना ही नहीं, अगर वो उस लिक्विड को बॉडी के अंदर इनहेल करती है तो वो मारी जाएगी, और अगर पूरा हेलमेट में ही भर गया तो वो डूब कर मर जाएगी। जबकि ऐसा ही होता है, पूरा हेलमेट भर गया और कैट को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। डेविड यह देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने कैट मर रही थी। इसीलिए जब ऐसा नहीं हो पाता तो कैट कैल्विन को लेकर डीप स्पेस में जाने का फैसला कर लिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो गया, क्योंकि कैल्विन फौरन कैट के बॉडी से स्टेशन से चिपक जाता है। अब क्रिएचर स्पेस की ठंडी तापमान को सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो अंदर आने का धुआंधार प्रयास करने लग गया। इसीलिए अब ये सभी जगहों को लॉक्ड करने लग गए। लेकिन कैल्विन पहले ही अंदर आ चुका था, जिसे ह्यूग ने देख लिया, लेकिन वो इस बात की पता नहीं क्यों किसी को नहीं देता। उसे देखने के बाद ह्यूग की हालत खराब होने लगा। देखते ही देखते ह्यूग पैरालाइज्ड हो रहा था। उसी टाइम मिरांडा ह्यूग के पैर के अंदर कुछ हिलता हुआ देख लेती है। जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर कैल्विन एलियन छुपा हुआ था। दरअसल वो ह्यूग की टांग को खा रहा था। यह देखते ही तीनों दंग रह जाते हैं। जैसे ही मिरांडा ने उसे डिफिब्रिलेटर पैडल से शोक दिया, जिससे अब कैल्विन उठकर अजीब तरह से उन तीनों को देखने लगा और बिना टाइम जाया करते हुए तीनों वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते हुए शो का डायरेक्शन ही बदल गया और वो फौरन से सोने वाले पॉड के अंदर छुप जाता है, जिससे अभी के लिए तो उसकी जान बच गई। सबसे पहले कैल्विन उसके पॉड को दबाकर तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बना और वो वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि ह्यूग भी मर चुका है, क्योंकि कैल्विन यानी एलियन क्रिएचर ने उसके बॉडी के सारे खून को पी लिया था। उसी टाइम डेविड ने देखा कि स्पेस स्टेशन के अंदर रेड कलर का कुछ हिल रहा है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि कैल्विन ही था। असल में उसने ह्यूग के पैर में लगा हुआ ट्रैकिंग मार्कर को निगल लिया होगा, जिससे अब वो उन्हें दिखने लगा था, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन सबसे दर्दनाक सीन तो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कैल्विन आगे बढ़ते हुए ह्यूग के बॉडी के पास आ जाता है और उसके मुंह के अंदर अपने टेंटिकल को घुसाते हुए उसे खाने लगा।
लेकिन तभी इसी टाइम कैल्विन डेविड और मिरांडा को देख लिया और काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। फौरन से दरवाजा बंद करते हुए उसे उसी जगह पर लॉक्ड कर देते हैं। दरअसल दोनों का यही तो प्लान था। वे दोनों उस एयरलॉक की एरिया की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे कैल्विन एलियन का दम घुटने लगा और वो तड़फड़ाने लगा कि तभी प्रॉक्सिमिटी अलर्ट आ जाती है। दरअसल धरती से मदद आ चुकी थी, क्योंकि इनका भेजा गया मैसेज को नासा ने सुन लिया था, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आता और बिना परमिशन के वे उसके स्टेशन से अटैच यानी डक हो गए। तेजी से टकराव की वजह से शो के चैम्बर का कांच टूट गया, जिससे अब उसे इसके अंदर रहने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए अब वो बाहर निकल जाता है। यहाँ मिरांडा डेविड को बताती है कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया, बल्कि यहाँ आने से पहले उसने एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी धरती के मानव जाति पर असर पड़े, तो उन्हें धरती पर ले जाने की बजाय उन्हें स्पेस स्टेशन के साथ और भी डीप स्पेस में भेज दिया जाए। यह सुनते ही डेविड का दिमाग ही घूम गया। तभी मिरांडा देखती है कि शो निकलकर कैल्विन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे बचाने आया है, लेकिन पीछे से कैल्विन एलियन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे दबोचने लगा। लेकिन तभी अचानक उस आए हुए पॉड की वजह से उसका थ्रस्टर काफी तेज हो गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से लीक हो जाता है, जिससे स्टेशन का ऑक्सीजन बाहर निकलने लगा। इवन कैल्विन अब शो के पैर को पकड़ लिया। मिरांडा उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन अब कैल्विन उसके बॉडी से होता हुआ मिरांडा की तरफ जाने लगा। यह देखकर अब शो कैल्विन के मुंह को पकड़कर नीचे खींच लिया और यही हरकत कैल्विन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो काफी खतरनाक तरीके से शो को मारने लगा था और उसी बीच दोनों स्पेस से बाहर चले गए। लेकिन कैल्विन काफी चालाक निकला। वो दोबारा से डेविड और मिरांडा की तरफ बढ़ने लगा था। अभी वो उन्हें पकड़ पाता, वे दोनों दूसरे वाले एरिया में आकर उसे लॉक्ड कर लेते हैं। अब जो थ्रस्टर इन्हें डीप स्पेस में भेजने के लिए आया था, वो अपना बैलेंस खोकर पूरे स्टेशन से टकरा गया और पूरा स्टेशन मलबे में बिखरने लग जाती है। डेविड और मिरांडा दोनों काफी ज्यादा कांपने लग चुके थे, क्योंकि स्टेशन टूटने की वजह से ठंड लगना शुरू हो गया था कि तभी उसे टाइम डेविड अपना दिमाग लगाता है। वो मिरांडा से कहने लगा कि अभी भी हमारे पास 2 लाइफ बोट्स बची हुई हैं, ई और बी। दरअसल डेविड का प्लान था कि कैल्विन एलियन को किसी तरह उस लाइफ बोट में लाना है और उसे उसमें लॉक्ड करके डीप स्पेस में भेज देना होगा और दूसरे वाले लाइफ बोट से अर्थ के लिए निकल जाएगी। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि लाइफ बोट सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनाई गई हैं, एक में 2 एडजस्ट नहीं हो सकते। इसीलिए डेविड कहता है कि मुझे एक लाइफ बोट में अपने साथ कैल्विन के साथ जाना होगा, क्योंकि उसे चलाने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत होगी। पहले मिरांडा उसे ऐसा करने के लिए मना करती तो है, मगर वो कुछ सोचते हुए मान गई। अब डेविड सबसे पहले ऑक्सीजन कैंडल को जलाया और कैल्विन को ढूंढने लगा कि तभी ऑक्सीजन कैंडल को देखकर कैल्विन उससे चिपक जाता है। इसी का फायदा उठाकर डेविड वहां से भागा और दूर जाकर दूसरे वाले ऑक्सीजन कैंडल को जलाकर खड़ा हो गया। दरअसल वो उसके लिए ट्रैप लगा रहा था ताकि वो लाइफ बोट तक पहुंच सके। दूसरे वाले ऑक्सीजन कैंडल से कैल्विन ऑक्सीजन ले ही रहा था। उसी टाइम डेविड अपने लाइफ बोट में जाकर बैठ गया और ऑक्सीजन कैंडल को जलाकर उसका इंतजार करने लगा। इधर मिरांडा उसके लाइफ बोट को आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। इधर अभी डेविड अपने शूट की सेटअप कर ही रहा था। उसी टाइम अचानक से कैल्विन उसके हेलमेट से चिपक गया, मतलब उसका प्लान काम कर चुका था। दोनों बी वाले लाइफ बोट में आ चुके थे। इधर किसी तरह मिरांडा भी अपने ए वाले लाइफ बोट में बैठ चुकी थी। जैसे ही कैल्विन यानी क्रिएचर तीसरे वाले ऑक्सीजन कैंडल को पकड़ा, मौका देखकर डेविड बोट को बंद कर दिया और उसे लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया। दूसरी तरफ मिरांडा भी अपना काम कर चुकी थी, लेकिन तभी मलबे की टकराने की वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ने लगा। प्लान के हिसाब से तो एक बोट ऊपर, एक धरती की तरफ यानी मिरांडा धरती की तरफ और डेविड कैल्विन के साथ डीप स्पेस में जाने लगा। लेकिन तभी कैल्विन डेविड के हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके हाथ को कंट्रोलर से हटाने लगा। इवन अब वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे तोड़ने लगा। इतना ही नहीं, कैल्विन एलियन बहुत ही समझदारी के साथ उसके हेलमेट को खोल देता है और उसके चेहरे पर जोर से वार कर देता है। इधर मिरांडा की लाइफ बोट नीचे जमीन की तरफ जाते हुए आग के गोले में बदलने लगी। बहुत ही आसानी से उसकी लाइफ बोट समुंदर में लैंड कर गया, जिन्हें 2 मछुआरे देख लेते हैं और अपने बोट को आगे बढ़ाते हुए उस लाइफ बोट के पास जाने लगे।
दोनों मछुआरे उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने उसके अंदर जब देखा तो उसमें कोई और नहीं बल्कि डेविड के साथ कैल्विन था, जो डेविड के पूरी बॉडी से लिपटा हुआ था। दरअसल यह स्पेस में मलबे टकराने की वजह से हुआ था और उल्टा मिरांडा नीचे आने की जगह ऊपर गहरे स्पेस में चली गई और कैल्विन डेविड के साथ धरती पर लैंड कर गया। यहाँ देखते हैं कि कैल्विन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदली हुई है। दोनों मछुआरे को डेविड दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन वे दोनों उसकी बात यानी इंग्लिश नहीं जानते थे और दरवाजा खोल दिया और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। मतलब लगभग तय है कि कैल्विन अब पृथ्वी पर आजाद हो जाएगा और पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि अंतरिक्ष में जीवन मिलना रोमांचक हो सकता है, लेकिन साथ में शायद वो काफी खतरनाक भी हो सकता है। वैज्ञानिक का क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा अगर सावधानी के बिना हो तो पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। इंसानों ने कैल्विन को बनाया नहीं था, लेकिन उसे जगाकर उन्होंने खुद अपनी मुसीबत पैदा कर ली। कैल्विन कोई राक्षस नहीं था, वह बस एक अत्यधिक विकसित एलियन जीव था जो जीवित रहने और भोजन खोजने की अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहा था। इंसानों के लिए तो वह दुश्मन था, लेकिन उसके लिए इंसान सिर्फ शिकार थे।